अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे जो है थोड़ा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। मुझे इसके कि एक एडिटोरियल को जो है वो ज़्यादा डिटेल से बताओ। मैं जितने भी 3 एडिटोरियल हैं उनकी उर्दू में समरी उसमें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें आज जो 9 फरवरी को 3 एडिटोरियल आए हैं डॉन में, उसमें एक है कोरोना वायरस कंसर्न्स और दूसरा जो हम करेंगे वो है लाल मस्जिद डेजा वू, और तीसरा जो मैं आपको करवाऊंगा वो है पब्लिक एग्जीक्यूशंस अ बैड आइडिया। इसको हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कोरोना वायरस कंसर्न्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना के जो प्रोविंस है वुहान, वहाँ पे ये इसका आउटब्रेक हुआ है इस वबा का, कोरोना वायरस का। और जिस वजह से जो है न सिर्फ चाइना में बल्कि सारी दुनिया में लोग इससे मुतासर हुए हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जो स्टूडेंट कम्युनिटी भी जो है वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है और उसको रोक दिया गया था यहाँ आने से। खैर, अब इसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या कंसर्न्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो हमें सैकड़ों की तादाद में जो है लोग चाइना में वहाँ पे मर चुके हैं। किस वजह से? कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, यानी ये वबा फूटी थी चाइना में, इस वजह से। और जबकि 35,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इन्फेक्टेड हैं, यानी कि वो इसका शिकार हो चुके हैं। और अब और ये मसला इसमें यह है कि इसमें बहुत कम चांस होता है कि आपकी इसकी रिकवरी हो, क्योंकि शुरू में तो पता भी नहीं चल रहा था कि भाई किस चीज़ की वजह से ये वायरस जो है वो मतलब जो मरीज़ है वो इन्फेक्ट हो रहा है। अब उसमें यही आगे उन्होंने बात की कि इसकी एग्जैक्ट सोर्स भी हमें नहीं पता थी अभी तक। जो है वो हम इसको बिल्कुल यकीनी के साथ नहीं कह सकते कि क्या वजह है, लेकिन ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि ये जो है ये इंसानों में जो है वो एक जानवर के ज़रिए ये आया है वायरस। और इसका इन्होंने जो लिंक ढूंढा है वो एक इंडेंजर्ड पेंगोलिन है, और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये हुआ है क्यों इसका शिकार करते थे ये चाइनीज़, किसके लिए? मीट के लिए और स्केल्स के लिए। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये वहाँ पे ह्यूमंस में आया है ये वायरस। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये चाइनीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल होते था इसका गोश्त और स्केल्स, और इसकी वजह से जो है ये लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। अच्छा, अब उसमें कहा अभी तक सिर्फ ये बात यकीनी है कि इस वक्त बड़े तेज़ी से जो है ये वायरस जो है वो दुनिया में फैल रहा है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सिर्फ चाइना में नहीं, दूसरे ममालिक में भी, जिस तरह हांगकॉन्ग है, फ़िलिपींस है, तो वहाँ पे भी हमें ना सिर्फ केसेस रिपोर्ट हुए हैं बल्कि वहाँ पे जो है वो अमवात भी हुई हैं इस वायरस की वजह से। और इसके अलावा इन्होंने कहा इन 2 मुल्कों के अलावा ये दूसरे 25 ममालिक भी जो हैं वो ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे भी उनके जो शहरी हैं वो इस वायरस से सफ़र कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? उसमें जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और यूएई शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें इसमें इन्होंने एक और जिस अहम नुक्ते की तरफ इशारा उठाया है कि जी सबसे पहले जब ये वायरस मतलब बिल्कुल अभी लोगों को पता नहीं था शुरू में, तो इनका एक चाइनीज़ का एक डॉक्टर था लिन वन लियांग, उसने आके सबसे पहले जो है वो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो लेटेस्ट विक्टिम है, चले मैं आपको तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अभी जो है चाइनीज़ डॉक्टर ली वैन लियांग, वो जो है वो मरा है, लेटेस्ट विक्टिम है वहाँ पे। और उसने ये कहाँ से ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट किया है, वो एक पेशेंट से किया है, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है ये बीमारी। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो उसको उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा था वुहान सिटी में, तो वहाँ से उसको ये बीमारी लगी और इसकी वजह से मर गया वहाँ पे। अच्छा, अब उसमें मसला क्या है, क्योंकि अब देखें अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है इस डॉक्टर के बारे में कि ये वो 34 साल डॉक्टर है जिसने सोशल मीडिया पे आके सबसे पहले कहा था कि भाई ये सार्स भी पहले एक बीमारी थी, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसने सबसे पहले सोशल मीडिया पे आके कहा था कि भाई ये सार्स की तरह की एक बीमारी है, एक वायरस है, तो इसका जो है कोई एहतदारुक किया जाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन इसको क्या होता, बजाय इसके कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ इसकी बात को गौर से सुनते, उन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल खामोश करने की कोशिश की और इस तरह कहा कि बस वो जो है अफवाहें फैला रहा है। और उन्होंने कोई इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं की, और उन्होंने उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई आप जो है बिल्कुल माशरे में जो है जो अमन है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। अपोज टू इमेजली, मतलब बाद में ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर अब ये बंदा मर चुका है, तो अब भी उस डॉक्टर को ना वो बिल्कुल एक हीरो की तरह लिया जा रहा है कि देखो भाई इसने तो बताने की कोशिश की थी, लेकिन जो चाइनीज़ हुकाम थे उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और बड़ा गम और गुस्सा है उनकी जानिब से, चाइनीज़ अवाम की जानिब से, कि देखो भाई अगर ये जो इनिशियल वार्निंग्स थी इसने सोशल मीडिया पे आके कहा था, इसको अगर सीरियस लिया जाता चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से, तो हो सकता है इतनी अमवात ना होती। उन्होंने कहा यहाँ पे एक सबक है, और सबक क्या है? स्टेट्स के लिए है। और वो क्या है कि जब आप कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होती है
क्योंकि ये भी ज़ाहिर है डॉक्टर था, अपने शोबे का एक्सपर्ट था, कि आप जो अपने शोबे में जो एक्सपर्ट होता है उसको नहीं सुनते, और ना सिर्फ ये कि उसको नहीं सुनते बल्कि उल्टा उसको आप परसिक्यूट करते हो, यानी कि आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट कर देते हो। किस चीज़ पे? किस स्पीकिंग अप, किस बोलने पे। और जब आप कोशिश करते हो कि उसका जो बयानिया है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो फिर क्या होता है कि आपके जो मसले होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। यानी अगर कोई मसला है तो आप उस आवाज़ दबाने से उसको आप रोक नहीं सकते। उससे क्या होता है, वो रिटर्न हो जाते हैं वो मसले। किस तरह होते हैं? इन द शेप ऑफ बिगर मॉन्स्टर। तो यही हुआ कि वहाँ पे बजाय इसके कि शुरू में इसको कोशिश कर ली जाती, वो वहाँ पे नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है यही इसमें एडिटोरियल में कहा गया कि अगर उस टाइम उसकी वार्निंग सुन ली जाती तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी, इंक्लूडिंग हिज ओन, यानी उसकी अपनी ज़िंदगी भी हो सकता है वो बच जाती। अब डॉक्टर मर गया है जिसने सबसे पहले कहा था कि भाई ये सार्स जैसा एक वायरस आ गया, इसके लिए कुछ करो। अगर चाइनीज़ हुकाम सुन लेते तो हो सकता है कि ना सिर्फ ये मतलब ये इतनी अमवात हो चुकी हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा होनी है अभी, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें कहा वो भी बचे जा सकते थे, और जो डॉक्टर ख़ुद है उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। अच्छा, अब सेकंड एडिटोरियल हमारे पास आ गया लाल मस्जिद के हवाले से। अब लाल मस्जिद में उन्होंने कहा है कि 2007 जो इस एपिसोड हुआ है, जब आपको पता होगा कि वहाँ पे भी इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी मिलिटेंट्स ने, और वहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो एपिसोड थी 2007 में, वो डार्केस्ट चैप्टर था किस चीज़ का? मुशर्रफ इरा में। और इंसिडेंट वहाँ पे क्या हुआ था कि स्टेट ने कन्फ्रंट किया था, वहाँ मुकाबला किया था किन के साथ? वहाँ के हैवी आर्म्ड मिलिटेंट्स थे, वो वहाँ पे इस्लामाबाद की मस्जिद में मतलब ये लोग आ गए थे। और उसमें लेकिन ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जिस तरह उस टाइम पे मुशर्रफ ने डील किया था, तो वो ये तरीका नहीं था वो डील करने का। वॉज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ हाउ नॉट टू हैंडल अ क्राइसिस, कि कोई भी बहरान हो उसको हल करने का वो तरीका नहीं होता। ये मुशर्रफ इरा में हुआ था, और उसमें आपको पता होगा कि जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था, वह मदरसे के बच्चे भी थे। तो वहाँ पे उस तरह की वो बात करें कि वो 2007 में हुआ था, और लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद भी, यानी 13 साल गुजरने के बाद भी, कि हम इस तरह सोच सकते थे कि भाई अब स्टेट ने और इंस्टीट्यूशंस ने जो है इदारों ने हमारे कोई सबक सीख लिया होगा कि किस तरह ये हैंडल करते हैं कि ये वायलेंट स्टेट एक्टर्स जो चैलेंज करते हैं स्टेट की रिट को। तो हम ये सोच सकते हैं कि स्टेट ने कुछ सोच लिया होगा। लेकिन क्या हुआ है कि जो कुछ दिन पहले जो इवेंट्स हुए हैं, तो वो देख के लगता है कि हमारी स्टेट ने कुछ नहीं सीखा। और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मौलवी अब्दुल अजीज़ जो थे, जो यहाँ पे इमाम थे, फॉर्मर प्रेयर लीडर थे और मॉस्क के, और उसमें उन्होंने क्या किया है, वो दोबारा न्यूज़ में आ गए हैं, और उसमें क्या किया है, उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है स्टेट ओन्ड मॉस्क को, और उनके साथ जो है वो काफ़ी तालिबात मौजूद हैं मदरसे की, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह मुकाबला कर रही है। लिंक से टू द मॉस्क एंड स्टैंड ऑफ वॉज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग। तो उन्होंने कहा ये उसी तरह ही उसका मुकाबला करने की कोशिश करी है जिस तरह पहले किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवालात जन्म लेते हैं इन इवेंट्स की वजह से। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि किस तरह एक बंदा जिसका एक वॉलेंट बैकग्राउंड है, यहाँ पे इसकी मौलवी अब्दुल अजीज़ की बात हो रही है, तो उसको किस तरह इजाज़त दी गई कि वो स्टेट की रिट को जो है वो चैलेंज कर सके, और वो भी कहाँ पे? फेडरल कैपिटल में। और उसमें उन्होंने कहा है कि मौलवी अजीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपनी डिमांड्स रखती हैं गवर्नमेंट के पास, और वो कौन कौन सी की है? वो कह रहा है कि मुझे मेरी जॉब वापस दी जाए, साथ ही वो कितना 250 मिलियन का तकाजा कर रहा है, साथ वो कह रहा है कि मुझे प्लॉट दिया जाए ताकि मैं कंस्ट्रक्ट कर सकूँ क्या एक नया मदरसा। तो उन्होंने कहा ये ब्लैकमेल के अलावा और कुछ नहीं है, और समझ नहीं आता कि क्यों स्टेट्स जो है वो इस तरह के लोगों के आगे आला कार बनी हुई है। और 2007 का जो डिबैकल था वो उसको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को अब एक्ट करना चाहिए कि इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लें, लेकिन क्या है वो नॉन वायलेंट वे की तरह लें, क्योंकि उस टाइम भी जो है 2007 में बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ था। तो उन्होंने कहा स्टेट का वक्त आ गया कि वो इसको टैकल करे, इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा कोई सानिया दोबारा 2007 की तरह का ना वकूफ़ पज़ूर हो जाए। लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि यो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स टू वायलेंट एक्टर्स, उन्होंने कहा यो भी हमारे यो वायलेंट एक्टर्स होते हैं, यो चैलेंज करते हैं स्टेट की रिट को, और इस तरह ये थ्रेटन करते हैं कि हम हथियार उठा लेंगे अपनी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैसेज जो लाल मस्जिद के एजिटेटर्स हैं उनके लिए और तमाम दूसरे लोगों के लिए जो लॉ अपने हाथों में लेते हैं उनके लिए जो है एक मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उसमें उन्होंने कहा कि
प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, ये एक तमाम पाकिस्तानियों का हक है। लेकिन दोज हु कंडोन एंड प्रमोट वायलेंस, लेकिन जो एक वायलेंस को जो है वो प्रमोट करते हैं, तो उसमें अगेंस्ट द स्टेट के ख़िलाफ़ जो जाने की कोशिश करते हैं और उसके शहरियों के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या है, उनको विल बी ट्राइड, उनको क्या है वो करना चाहिए कि विल बी ट्राइड कि बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए और उनको सज़ा दी जानी चाहिए फॉर वायलेटिंग द लॉ, कानून तोड़ने की सज़ा दी जानी चाहिए। तो बेसिकली इस एपिसोड में ये बताया गया था कि जिस तरह मौलवी अब्दुल अजीज़ जो है, जिस तरह ये काम कर रहा है, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि 2007 में भी इस तरह का सानिया हो चुका हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि और कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए, तो उससे पहले ही ये इसको ले कि टैकल करे कि इसको हमने किस तरह करना है। क्योंकि ठीक है, एहतजाज करना हक होता है, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आप जाके स्टेट की रिट को ही चैलेंज कर दो और वहाँ पे तालिबात को जाके वहाँ पे एक ढाल बना के वहाँ पे बैठ जाओ और आप एंटी स्टेट एक्ट्रेस के हाथों में खेलो। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा गया था कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बजाय इसके हालात बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो जाएं, तो उससे पहले ही इनको कुछ करना चाहिए, ताकि और आगे और इस तरह पनिश किया जाना चाहिए कि और भी जो दूसरे एंटी स्टेट एक्टर्स हैं उनकी बाद में हिम्मत ना हो कि वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर सकें। तीसरा एडिटोरियल आज का हम देख लेते हैं, वो है पब्लिक एग्जीक्यूशंस अ बैड आइडिया। अब जैसे आपको पता है कि पिछले काफ़ी हमारे अगर 6-8 महीने देखें तो काफ़ी हमें नज़र आए कि छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती की गई। उसमें एक ज़ैनब का केस भी था और एक मेरे ख्याल में शायद वो नौशहरा की बच्ची थी, तो उसके साथ भी केस हुआ। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टॉक शोज़ में भी हमने देखा, ये बात की गई कि जी जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि पब्लिकली ऐसे लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा ना दी जाए, तो ये इस तरह का जो है घिनौना जुर्म वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस सिलसिले में जो है वो किनकी जानिब से ये था, ये अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उनकी जानिब से जो है वो ये करारदाद पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई इस तरह के तमाम ऑफेंडर्स जो हैं, जो करने वाले हैं, उनको पब्लिकली फांसी दी जानी चाहिए, ताकि इस तरह का जो है लोग वो जुर्म ना करें और लोग जो है उनके लिए क्या एक सबक मिले। क्योंकि इस तरह जो है अभी हमारी अथॉरिटीज़ तो ये कंट्रोल करने में नाकाम रही हैं। तो उस हवाले से ये है एडिटोरियल, इसको हम देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, अब इसमें हुआ क्या था कि जब ये इसकी जानिब से अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से ये पेश की गई करारदाद, तो उसको जो है किस किस ने अपोज़ किया, उसमें पीटीआई की मिनिस्टर थी शीरीन मज़ारी थी और फवाद चौधरी था। इन लोगों ने जो है वो इसको अपोज़ किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को पब्लिकली फांसी नहीं दी जानी चाहिए। और इसमें क्या है, पीपीपी ने भी जो है वो मतलब इस तरह उनका वो भी इसी बात के हामी थे कि भाई ये गलत चीज़ है, पब्लिकली फांसी नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अगर आप देखें तो ये इसमें फवाद चौधरी और ख़ास तौर पर शीरीन मज़ारी जो है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि उस रिस्पांस के बारे में कि ज़्यादा चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में हमारे मुल्क में वो केसेस हो रहे थे, ख़ास तौर पे जो एक 8 साल की बच्ची और नौशहरा में थी, जिसको जो है वो रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो नेशनल असेंबली ऑन फ्राइडे थी, वहाँ पे उसने एक रेजोल्यूशन पास की जिसने मेजॉरिटी ने ये कहा कि भाई इस तरह का जो भी घिनौना जुर्म करेगा उससे क्या है, उससे ना सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए बल्कि उसको पब्लिकली फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि लोगों वो इबरत का निशान बन जाए दूसरे लोगों के लिए, और शायद इस तरह जो है इस तरह के घिनौने जुर्म में कमी हो सके। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी, उन लोगों ने इसको कंडेम किया, इस रेजोल्यूशन को, इस करारदाद को, और इसकी मुखालफत की। और बाकी जो है साथ उन्होंने कहा कि पीपीपी ने भी कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब साथ जो अली मोहम्मद ख़ान थे जो करारदाद लेके आए थे, वो टेबल द रेजोल्यूशन, उन्होंने पीपीपी से पूछा, क्योंकि पूरी पीपीपी ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अनसेफ हैं, तो क्योंकि पीपीपी वालों ने कहा था कि भाई एनजीओज़, इंटरनेशनल एनजीओज़ वगैरह हैं, वो बड़ी मुखालफत करती हैं इस तरह कैपिटल पनिशमेंट की, ख़ासतौर पर इस तरह ये पब्लिकली आप किसी को चौराहे पे आप लटका दो। तो उन्होंने कहा, अली मोहम्मद ख़ान ने ये सवाल पूछा कि भाई अगर हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज नहीं हैं, तो हम क्यों जो है इंटरनेशनल एनजीओज़ का ख्याल करें कि भाई जी वो नाराज़ हो जाएंगी। और
लेकिन यहाँ पे जो है डॉन जो है इसका जो अगर आप लोग भी ज़ाहिर है रोज़ डॉन पढ़ते होंगे, तो ये डॉन न्यूज़पेपर भी हमेशा जो है, आज इनके ओपिनियन भी एक या दो आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये वही पॉइंट लेके आ रहे हैं कि बजाय इसके कि जब ये एडिटोरियल में स्टार्ट किया था तो मेरा ख्याल था शायद ये लोग भी उसके साथ जाएंगे, तनकीद करेंगे फवाद चौधरी और शरीफ मज़ारी पे, लेकिन एडिटोरियल में इसमें जो है उसकी हमायत की गई है इन दोनों की, कि इन दोनों ने ठीक किया ये कह के कि भाई इस तरह पब्लिकली फांसी नहीं दी जानी चाहिए। और इसमें अब ये कह रहे हैं कि दिस पेपर यानी कि डॉन ने हमेशा से अपनी पोजीशन क्लियर रखी है कि हम डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये इनह्यूमन है और इस तरह जस्टिस जो इंसाफ नहीं होता। और उसमें उन्होंने कहा इस बात के लिए भी कोई एविडेंस नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये इस वजह से जो है वो जुर्म की जो उसमें है तादाद में वो कमी आ जाएगी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी साथ ही डॉन में इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि ठीक है ये चाइल्ड अब्यूज़ जो है उनको उसको कंडेम किया जाना चाहिए, इस तरह जो भी जुल्म होता है बच्चों के साथ, लेकिन क्या है, लेकिन इस तरह की जो रेजोल्यूशन, इस तरह की जो करारदाद लेके आए गए हैं, ये कोई स्टेप नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। उन्होंने कहा ये सिर्फ ये जाहिर करती है कि हमारी बड़ी जो है किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ही ब्रूटलाइज्ड हो चुकी है। कोई किस्म का बजाय इसके कि वो हल सोचें, वो उधर ये हल सोचा है कि भाई पब्लिकली अगर उसको चौराहे पर लटका दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उन्हें कहा हमारे एडिटोरियल ये कह रहा है कि हमारे लॉ मेकर्स जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। क्या चीज़ समझने के ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होने के ये पब्लिक पे होगा अगर हम इस तरह एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दें। उन्हें कहा बजाय इसके कि इस तरह की एक इनह्यूमन रेजोल्यूशन जो हम पास की गई है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी लॉ मेकर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और इस तरह के कवानीन बनाने चाहिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और उनकी कैपेसिटी बढ़े क्या करने में, कि वो इस तरह के जो भी मुजरिम हैं जो इस तरह के फेल में मुलविस होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूट किए जा सके, यानी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। उन्हें क्या फोकस जो है वो क्या किस तरफ होना चाहिए कि पुलिस क्या कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस तरह जो हैं वो जो गैंग होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग्स जो इस पूरे इस तरह के गैंग्स में मुलविस होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और किस तरह अपने केस को प्रोसिक्यूशन जो है वो मजबूत कर सकती है। अब उसमें उन्होंने कहा ये अच्छा काम किया था हमारे लॉ मेकर्स ने, वो क्या था, एक तो वो ज़ैनब अलर्ट बिल की बात कर रहे हैं कि एक वो अच्छी चीज़ थी बजाय इसके कि हम ये फांसी पे पब्लिकली लटकाने की बात करें। तो उन्होंने कहा इस तरह के आप कोई काम करें कि कानून बनाएं जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो और साथ ही जो है वो हमारी पुलिस को भी हेल्प करे। तो साथ उन्होंने एक ज़ैनब अलर्ट बिल की बात की है और साथ भी उन्होंने कहा है कि उसका मकसद क्या था कि आप एक हेल्पलाइन बनाए मिसिंग चिल्ड्रन के लिए, फिर साथ एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए जो एक्शन ले जो उन पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो कि देर कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इस तरह की रेजोल्यूशन पास करने में कि जी पब्लिक एग्जीक्यूशन हो तो ये क्या है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ऐसा डॉन के जो हैं स्टाफ एडिटोरियल स्टाफ उनका कहना है। आप लोग यकीनन इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी गैप्स हैं हमारे सिस्टम में जहाँ पे हमारे लॉ मेकर्स काम कर सकते हैं रादर देन सिंपली रिएक्टिंग थ्रू अ रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा रेजोल्यूशन के अलावा जो है इनको वो करने की ज़रूरत है कि इस तरह के कवानीन बनाएं और इससे इज्तनाब करना चाहिए पब्लिकली हैंग करने से मुजरमों को। अच्छा, अब उसमें इन्होंने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी कहा गया है कि भाई ये पब्लिक एग्जीक्यूशन की कोई जगह नहीं है कि उन सोसाइटीज़ में जो कि क्या है राइट रिस्पेक्टिंग सोसाइटी है, यानी कि वो राइट्स देखती हैं हर शख्स का, तो और नॉट डू दे एब्जॉल्व द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गारंटी प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रेन। तो उन्होंने कहा एक तो उन्होंने ये बात की है कि भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ने कि जी पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये नहीं एब्जॉल्व करते, यानी कि स्टेट अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती इस बात से कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने बच्चों को, स्टेट के बच्चों को क्या है वो प्रोटेक्शन फराहम करना।
तो अब बेसिकली तो देखें, एक तो थी अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उन्होंने तो ये कहना ही है कि भाई ये कैपिटल पनिशमेंट ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या हमने अपने कवानीन देखने हैं। अब ख़ासतौर पे आप लोग भी वैसे कमेंट करके इसमें मुझे बता सकते हैं कि भाई इसमें आपके ख्याल में कि इस तरह पब्लिकली फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डॉन जो है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की ह्यूमन राइट्स कमीशन की, कि वो भी यही कहते हैं कि भाई कोई भी और राइट्स रिस्पेक्टिंग सोसाइटी है वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग भी अगर इसका कोई कमेंट करना चाहें विद रीजंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें, अपना नरेटिव बनाएं कि आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इस तरह इसको हमें लेके आगे चलना चाहिए। तो बेसिकली काफ़ी लोगों की जानिब से कहा गया था कि एक बड़ी अच्छी चीज़ पेश की गई थी असम्बली में कि आप इसको करें, लेकिन जो खान साहब शरीफ मज़ारी और फवाद चौधरी की तरफ से और पीपीपी की जानिब से जो इसकी मुखालफत की गई है, तो इन सब को जो है आज काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। बाकी आज ये मैंने नया एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें मैंने 3 एडिटोरियल्स कवर किए हैं जिनकी सिर्फ समरी बनाई है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का एक मिनट फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।